आ जाओ बेटा, जितने भी लोग हैं सब लोग आ जाएं। आज नया लुक है सर का जो है। जितने बच्चे हैं आ जाएं फटाफट। आज हम लोग शुरुआत करते हैं। एक्टिन और मायोसिन के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आते हैं सीधा मसल कॉन्ट्रैक्शन पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोन की बात करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था बेटा जो है, अगर हम लोग सब लोग आ जाएं फटाफट, हम लोग बात करते हैं एक्टिन की। सबसे पहले एक्टिन की बात कर लें। एक्टिन जो होती है बेटा, टू फिलामेंटस। एक्टिन क्या होता है? सबसे पहले थिन होती है, टू फिलामेंटस एफ एक्टिन से बनी होती है। ठीक, फिलामेंटस, टू फिलामेंटस एफ एक्टिन से ये बनी होती है, जो हेलिकली बाइंड करते हैं, यानी हेलिकली उंड टू ईच अदर। यानी इस तरीके से अगर हम लोग देखें, ये एक हेलिक्स बनाता है। ठीक, दूसरा वाला इस तरीके से, ठीक, कुछ अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है। ठीक है ना, टू फिलामेंटस एफ एक्टिन है। इसी में ट्रोपोनिन भी पूरी लेंथ को कवर करता है। ये क्या है बेटा? ट्रोपोनिन है। ठीक, ये क्या है बेटा? ट्रोपोनिन है। ठीक है, ये जो ट्रोपोनिन होता है, ये क्या है बेटा? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के ऊपर, ठीक है ना, ये ट्रोपोमायोसिन है। क्या है बेटा? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ट्रोपोनिन की टोपी चढ़ी होती है। जैसे मेरे ऊपर टोपी नहीं है फिलहाल, इस तरीके से शॉर्ट इंटरवल पे ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ट्रोपोनिन की टोपी चढ़ी होती है। अब इसका फंक्शन क्या होता है ये मैं आगे आपको बताता हूँ, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। यानी ये जो टू फिलामेंटस एफ एक्टिन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बने होते हैं। ये किसके होते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन के होते हैं। अब इसी के ऊपर शॉर्ट इंटरवल पे ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ट्रोपोनिन की टोपी चढ़ी होती है। इस ट्रोपोनिन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो कैल्शियम के साथ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, उसमें भी ट्रोपोनिन सी की बाइंडिंग कैपेसिटी कैल्शियम के साथ बहुत ज़्यादा होती है। जब ये बाइंड करता है कैल्शियम से तो मसल कॉन्ट्रैक्शन आसानी से होता है। क्लियर है बात? बताओ भाई, जितने भी लोग हैं फटाफट बताओ। यानी हम लोगों ने देखा टू फिलामेंटस एफ एक्टिन हेलिकली उन टू ईच अदर, इसी के बीच से थ्रू आउट पूरी लेंथ को कवर करता हुआ ट्रोपोमायोसिन जाता है। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ट्रोपोनिन की टोपी चढ़ी होती है। यही ट्रोपोनिन क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है? कैल्शियम के बाइंडिंग में। जब कैल्शियम से बाइंड करता है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज होता है, इनिशिएट होता है। क्लियर है बात? बताओ भाई, फटाफट बताओ मुझे। क्लियर हो? तुम आगे मूव किया जाए। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा मायोसिन की। ठीक है, चलिए आइए देखिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं हम लोग। अब इसी ट्रोपोनिन के अंदर बेटा, यानी इसी एक्टिन के अंदर बाइंडिंग कैपेसिटी होती है मायोसिन के लिए। एक्टिन के अंदर बाइंडिंग कैपेसिटी किसके लिए होती है बेटा? मायोसिन के लिए। बाइंडिंग कैपेसिटी मायोसिन की होती है, और मायोसिन के अंदर बाइंडिंग कैपेसिटी किसके लिए होगी? एक्टिन के लिए होगी। क्लियर? अब अगर हम लोग देखें, एक्टिन जो होती है मीरोमायोसिन हम लोग बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये थिक फिलामेंट्स होते हैं। अगर हम लोग मायोसिन की बात करें, ठीक है, मायोसिन ये होते हैं थिक फिलामेंट्स, ये सबको पता है।
मायोसिन मोटे होते हैं, थिक फिलामेंट्स, ठीक। मीरोमायोसिन पॉलीमराइज्ड प्रोटीन कॉल्ड मीरोमायोसिन। क्लियर। इसमें क्या होता है बेटा, ये कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है बेटा, ठीक है, देखते जाइएगा। ठीक, ये जो होता है बेटा, दो चीज़ें होती हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा। ये होता है एक्टिन बाइंडिंग कैपेसिटी, बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन फिलामेंट्स, और यहाँ पे एटीपीएज होता है, यानी एटीपी के लिए एंजाइम जो रिलीज होंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन में। क्लियर। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा हेड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हेड। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट आर्म। ये दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग हैवी मीरोमायोसिन। क्या बोलते हैं हम लोग? हैवी मीरोमायोसिन। ठीक है ना। मायोसिन के अंदर बाइंडिंग साइट होती है एक्टिन फिलामेंट्स के लिए, ठीक है ना। और हेड और शॉर्ट आर्म, या हम लोग क्रॉस आर्म कहें, इसको हम लोग बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन। और ये होती है टेल। टेल को हम लोग बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन। क्लियर है बेटा? ठीक है ना। टेल को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइट मीरोमायोसिन। हेड और शॉर्ट आर्म को हम लोग बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन। क्लियर है बात? बताइए फटाफट, फिर हम मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें। जल्दी बताओ भाई, सब लोग फटाफट बताएं मुझे। ठीक है, ठीक है ना। क्लियर। हेड हो गया, शॉर्ट आर्म हो गया, और लाइट मीरोमायोसिन और हैवी मीरोमायोसिन। हम लोग बात करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन की। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इज गिवन बाय हक्सले एंड हक्सले। किसने दिया था बेटा? हक्सले एंड हक्सले साहब ने। स्पेलिंग देख लीजिए आप लोग, नहीं तो कुछ और समझेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों की आदत भी वही है। हक्सले साहब ने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी थी। अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में आप लोग एक बात समझ लीजिए बहुत अच्छे से कि होता क्या है। दो होते हैं, एक होता है एक्टिन, एक होता है मायोसिन। मायोसिन जो होते हैं वो होते हैं थिक फिलामेंट्स, एक्टिन जो होते हैं वो होते हैं थिन फिलामेंट्स। ठीक। जो एक्टिन होते हैं बेटा, ये स्लाइड करते हैं मायोसिन के ऊपर। आपने देखा होगा मायोसिन मोटे होते हैं, बीच में होते हैं इस तरीके से, और ये जो है एक्टिन वाले यानी पतले वाले स्लाइड करते हैं मायोसिन के ऊपर। इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब ये इतनी आसानी से तो स्लाइड नहीं करेंगे, क्योंकि नर्व इम्पल्स जनरेट होगा। तो यहाँ पे होता क्या है, आपने पढ़ा होगा एक्सॉन पढ़ा होगा आपने बहुत अच्छे से। ये डायग्राम ज़रूर आपने पढ़ा होगा जो है। ठीक। ये टर्मिनल बल्ब, जो एक्सॉन में टर्मिनल बल्ब होता है, उसका डायग्राम मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे। ये सिनेप्टिक वेसाइकल्स होते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फिल होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फिल होते हैं। ये क्या है बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर हैं। ये हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। एसिटाइल कोलिन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एसिटाइल कोएंजाइम
कोलिन से बाइंड करता है, एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन करता है, एसिटाइल कोलिन का जो है नर्व इम्पल्स जनरेट करता है। यही न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल कोलिन, ये यहाँ पे पड़े होते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये होते हैं रिसेप्टर। ये क्या है बेटा? रिसेप्टर हैं, ये हैं रिसेप्टर, ठीक। ये होता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, आप लोगों को पता होगा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये है बेटा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये जो होते हैं ये होते हैं बेटा रिसेप्टर। इनकी इम्पोर्टेंस मैं आपको बताऊंगा। यही जो रिसेप्टर होते हैं बेटा, यही रिसेप्टर पोस्ट पूछा जाता है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो बताइएगा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इन विच different types of the neurotransmitter are present here. When action potential is generated, then neurotransmitter are released from this synaptic vesicles. These neurotransmitters are released, then action potential is generated, nerve impulse is generated. This is the motor end plate, ठीक है ना। This is the terminal of the last part of the axon. Clear? अब यहाँ से जो है मोटर end plate है, मसल को जाएगा, किसको जाएगा? रिस्पांस मसल को। मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, मसल का कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम, देन मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। क्लियर? पूरा पाथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी आप लोग देखिए। ये बात अगर समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, बताइए फटाफट मुझे। ये बात सबको समझ में आ गई हो तो मैं आगे मूव करूँ, आपको दिखाऊँ मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। ठीक, चलिए तो बेटा हम लोग देख ले रहे हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है बेटा, जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन टू द मस्करेनिक रिसेप्टर, यानी जो एसिटाइल कोलिन अभी हम लोगों ने देखा इस टर्मिनल बल्ब के अंदर जो फिल थे, ये मस्करेनिक रिसेप्टर यानी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो थी, इसे मस्करेनिक रिसेप्टर्स होता है, इस रिसेप्टर पे बाइंड किया। बाइंड करने के बाद उसने क्या किया? इनफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम्स इनटू द सेल, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। अब इन्होंने क्या किया? कैल्शियम का इन्फ्लक्स कराया सेल के अंदर। जब कैल्शियम सेल के अंदर सार्कोलेमा और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हुआ, जैसे ही नर्व इम्पल्स जो है जनरेट हुई, एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज हुआ, बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम, ठीक है ना। तो कैल्शियम रिलीज होना शुरू हुआ, इन्फ्लक्स हुआ कैल्शियम का सेल के अंदर। जब सेल के अंदर कैल्शियम गया तो उसने क्या किया बेटा? बाइंडिंग ऑफ द कैल्शियम विद कैल मॉड्यूलिन प्रोटीन। पूछा जाएगा कि कैल्शियम किस प्रोटीन से बाइंड करता है, तो आप बताइएगा कैल मॉड्यूलिन प्रोटीन। किस प्रोटीन से बाइंड करता है बेटा? कैल मॉड्यूलिन प्रोटीन। जैसे ही बाइंड किया, इसने एक्टिवेशन किया, उसका एक्टिवेट किया कैल मॉड्यूलिन प्रोटीन डिपेंडेंट लाइट चेन काइनेज एंजाइम, ठीक है ना, लाइट चेन काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट किया। देन फास्फोरिलेशन ऑफ द मायोसिन हेड, क्योंकि मायोसिन हेड पे एटीपीएस बाइंडिंग साइट्स थी, उसका फास्फोरिलेशन हुआ, यानी एटीपी ब्रेकडाउन हुई। एटीपी क्योंकि एटीपी यूज होगी जब मसल, जैसे मान लो ये मेरी मसल है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मैं मूव करा रहा हूँ, मसल वर्क कर रही है, यानी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इसके लिए इसको एनर्जी चाहिए। जब एनर्जी चाहिए तो जाहिर सी बात है एटीपी जो था मायोसिन के हेड पे, वो फास्फोरिलेशन हुआ, वो टूट गया। जब वो टूटा तो एक्टिवेशन हुआ मायोसिन एटीपीएस का। अब बाइंडिंग ऑफ मायोसिन टू एक्टिन, जो एक्टिन था वो मायोसिन के हेड पे जाके बाइंड कर गया, उसके बाद मायोसिन उसके ऊपर स्लाइड करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन इज अ एनर्जी यूटिलाइजिंग प्रोसेस, ठीक है। इन द हेड ऑफ द मायोसिन ATPase binding sites and actin binding sites are present. When the muscle contraction start, then ATP phosphorylation, breakdown of the ATP and phosphorylation of the ATP are takes place, because ATP, terminal phosphate of the ATP, provides a lot of energy, approximates 7300 किलो कैलोरी, 7300 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर है बेटा? जब इतनी एनर्जी हम लोगों को मिलेगी तो जाहिर सी बात है मसल कॉन्ट्रैक्शन में वो यूज़ हो जाएगी।
ठीक है ना। तो ये बार बार मसल कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है। ठीक, अब ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन पूछा जाता है कि क्या क्या होता है। मैंने उस दिन आपको बताया था कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक, ये मैं रफ कर दूं, इसका ज़रूर आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। पहले बताओ क्लियर है सबको? जहां ना समझ में आए पूछे मुझसे। बताओ भाई, फटाफट बताओ मुझे, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर हो तो आगे बढ़ूं। ठीक है ना। अब जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, ट्रोपोमायोसिन पे ट्रोपोनिन होता है। ट्रोपोनिन की बाइंडिंग कैपेसिटी कैल्शियम से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ट्रोपोनिन बाइंड करता है कैल्शियम से, जैसे ही बाइंड, एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, बाइंड किया, ठीक। अब बताओ ड्यूरिंग दी मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, क्या क्या होता है बताओ जल्दी जल्दी मुझे। जिसको मैंने क्या बताया था आपको, जिसको मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था बेटा, मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ वो थ्योरी जो बहुत ही आसान थी, तब यहाँ पे बात आपको पूरी क्लियर होगी। मसल कॉन्ट्रैक्शन वाली थ्योरी मैंने आपको बताया था एक बार। मसल कॉन्ट्रैक्शन जैसे ये है, ये एक्टिन है, क्या है बेटा? एक्टिन है, एक्टिन एक्टिन एक्टिन। ये क्या है? मायोसिन थिक वाले हैं, मिडिल में होते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर बिटवीन दी एक्टिन फिलामेंट इज कॉल्ड जेड लाइन। और जहाँ तक ये होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा आई बैंड। ये एक्टिन अगर यहाँ तक है तो इतनी दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? आई बैंड बोलेंगे, ठीक है ना। आइसोट्रॉपिक बैंड, इसको हम लोग बोलते हैं ए बैंड। जहाँ तक थिक होते हैं, ये थिक जहाँ तक हैं वहाँ तक के पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ए बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए बैंड। अब इसी के मिड से एक लाइन पास होती है, ठीक है, जिसको हम मायोसिन से एम से, मायोसिन एम से एम लाइन, एम से मिड में, ठीक है ना, मिड में मायोसिन के मिड लाइन होती है। क्लियर? बताओ भाई। और हम लोग distance between the two Z line is called the sarcomere, is a contraction unit and it is a thick filaments के बीच की दूरी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं H zone। क्लियर है? अब ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या क्या घटनाएं होती हैं याद रखिएगा आप। जिसको, ठीक है ना, जिसको यानी CO यानी कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जेड लाइन क्या होगी बेटा? रिड्यूस्ड। आई बैंड की साइज क्या होगी? रिड्यूस्ड। सार्कोमियर क्या होंगे? रिड्यूस्ड, ठीक, क्योंकि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी ये पास आएंगे, जब पास आएंगे जाहिर सी बात है। अब जेड लाइन क्या आएगी बेटा? जेड लाइन और एम लाइन के बीच में आ जाएगी। अगर मैं ये कहूँ तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? जेड लाइन कम क्लोजर टू एम लाइन, बताओ भाई क्या ये लाइन सही है? जल्दी मुझे बताएं। जेड लाइन कम क्लोजर टू एम लाइन, क्या ये बात सही है? बताओ भाई। सही बात है, जेड लाइन कम क्लोजर टू एम लाइन, ठीक है ना। एच जोन जो होता है बेटा डिसअपियर हो जाता है। एच जोन डिसअपियर, पूछा जाए आपसे कि कौन सा जोन डिसअपियर होता है तो आप बताएंगे एच जोन डिसअपियर हो जाता है ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है बेटा? बताओ फटाफट मुझे। ठीक, एच जोन डिसअपियर हो जाते हैं, जेड लाइन रिड्यूस, शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर, आई बैंड गेट रिड्यूस्ड, ए बैंड रिटेन इट्स लेंथ। सिर्फ ए बैंड की लेंथ रिटेन होती है, क्योंकि ए बैंड क्या है बेटा? ए बैंड थोड़ी ना मूव करता है, थोड़ी ना झुकता है, झुकता तो ये है ना। ए बैंड तो रिमेन अपनी मसल जितनी भी इसकी लेंथ है वो रिमेन सेम होती है, तो ए बैंड तो सेम होगा, क्योंकि जो है आई बैंड जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है ना? मोटे के ऊपर पतला वाला जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना।
अब देखिए जो है हम लोग बात करते हैं, जब यही मसल कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा देर तक, तो हमारी मसल के अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। किसका फॉर्मेशन बेटा? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो हम लोग फटीग होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? हमें थकान होने लगती है, ठीक है ना, फटीग होने लगते हैं। तो हमारी मसल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बेटा रेड फाइबर, ठीक है, एक होता है वाइट फाइबर, ठीक है, रेड फाइबर वाइट फाइबर। जो रेड फाइबर होते हैं इसमें मायोग्लोबिन मोर होता है। क्या होता है बेटा? मायोग्लोबिन मोर। और वाइट फाइबर में मायोग्लोबिन लेस होता है, ठीक है ना। मायोग्लोबिन मोर होने की वजह से इसको रेड अपीयरेंस होता है। कैसा अपीयरेंस होता है बेटा? रेड अपीयरेंस। जब रेड अपीयरेंस है इसी वजह से बोलते हैं रेड फाइबर, और लेस मायोग्लोबिन होने की वजह से इसका अपीयरेंस जो होता है पेल होता है और वाइट होता है। इसी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं बेटा वाइट फाइबर। क्लियर? इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं? इसको वाइट फाइबर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होती है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होती है, जिससे ऑक्सीजन से बाइंडिंग भी ज़्यादा होती है, क्योंकि मायोग्लोबिन भी है तो ऑक्सीजन से बाइंडिंग ज़्यादा होती है, एटीपी का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। यहाँ पे फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्या होता है? फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। बट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई होता है, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई, एक ही चीज़ हाई है, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई होता है। और यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस होता है। क्या होता है? लेस होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई होता है वाइट वाले में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता है जो है रेड वाले में। क्लियर है बात यहाँ तक? बताइए भाई, अगर क्लियरिटी हो गई हो तो मैं स्टार्ट करूँ अगला टॉपिक जो है बोन। बताइए भाई, फटाफट बताएं मुझे। क्लियर है सबको? ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं जो है स्केलेटल सिस्टम की। क्लियर है? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में अगर हम लोग बात करें, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है बेटा वो बना होता है जो है फ्यू बोन्स होती हैं, कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, बोन्स एंड कार्टिलेज स्केलेटल सिस्टम, ठीक। ये बना होता है बोन एंड कार्टिलेज से, बोन प्लस कार्टिलेज, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम लोग देखें, बोन जो होती है बेटा ये हार्ड होती है, और जो कार्टिलेज होता है ये प्लायबल होता है, ठीक। ये इसमें जो होता है कैल्शियम साल्ट होता है, ठीक है ना, और इसके अंदर जो होता है कॉन्ड्रोइटिन साल्ट होता है। क्लियर? ठीक है ना। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये नॉन प्लायबल होती है, इसको हम लोग दबा नहीं सकते। जैसे अगर मैं देखूं, ये जो मेरे ईयर में है ये कार्टिलेज है, मेरे टिप ऑफ नोज पे कार्टिलेज है, इसको आप दबा के देखिए, ये दबेंगे, ठीक है ना। ये कॉन्ड्रोइटिन साल्ट के होते हैं, ये हार्ड मैट्रिक्स बने होते हैं, कैल्शियम साल्ट के बने होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बोन में बात करूं, हमारे जो है पूरे शरीर में, बॉडी के अंदर 206 बोन होती हैं, ठीक है, जिसमें दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और एक होता है अपेंडिकुलर। दो होते हैं, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। तो आज मैं सिर्फ एक्सियल की बात करूंगा, कल मैं अपेंडिकुलर पढ़ाऊंगा। तो एक्सियल पे हम लोग फोकस करते हैं। एक्सियल स्केलेटन की अगर हम लोग बात करें, एक्सियल स्केलेटन की, तो एक्सियल स्केलेटन में ख़ास चीज़ जो हमारी बोन्स एक्सिस पे होती हैं, एक्सिस का मतलब जैसे ये हमारा स्कल हो गया। देखिए स्केलेटल सिस्टम पढ़ाना था, पूरी बोन गिनानी थी, इसी वजह से मैं आज जो है पूरा रूल फॉलो कर रहा हूँ और आपको बिल्कुल एक एक बोन दिखाऊंगा मैं जो हमारे क्रेनियम में होती है। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग देखते जाइए जो है, और मज़ा कोई नहीं लेगा हमारी।
एक्सियल स्केलेटन में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले बेटा स्कल जो एक्सिस पे है, एक्सिस वाली स्कल, स्कल के बाद अगर हम लोग देखें बेटा तो थोरैसिक रीजन में रिब्स हो गई, ठीक। रिब्स के बाद जो है स्टर्नम हो गई और वर्टिब्रल कॉलम हो गया। क्या हुआ? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक। यही 4 बोन आज पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले स्कल की बात हम लोग करेंगे, यानी जो एक्सिस पे है ये स्कल, ये स्टर्नम, ये पूरी रिब्स और पीछे वर्टिब्रल कॉलम। अगर हम लोग इसको देखें बेटा तो वेंट्रल सरफेस पे हमारी प्रेजेंट हैं जो है स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम पे प्रेजेंट होती हैं, डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं वर्टिब्रल कॉलम। रिब्स जो होती हैं फ्लैट होती हैं, ठीक है, स्फेरिकल होती हैं, ठीक है ना। और हमारे स्कल की हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा स्कल की। स्कल में अगर हम लोग देखें तो 2 चीज़ें हैं, एक होता है बेटा फेशियल, जो फेशियल स्केलेटन है, फेस में कितनी बोन है, दूसरा क्रेनियम, क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स, जो ये ब्रेन बॉक्स है। तो मैं क्रेनियम में जो हमारा क्रेनियम होता है ये कितने बोन से बना होता है, 8 बोन से। कितने बोन से? 8 बोन से। और जो फेशियल होता है ये बेटा 14 बोन से बना होता है, ठीक है ना। और ये एक्सियल स्केलेटन में टोटल जो बोन होती हैं वो होती हैं 80। कैसे होती हैं ये हम लोग देखते हैं अभी 1 बाय 1, क्लियर। अब क्रेनियम की 8 बोन जो है मैं आपको गिनवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। बोलना मेरे साथ, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल कंडाइल और टेम्पोरल, ठीक है ना। बोलो फ्रंटल, इट इज़ अ फ्रंटल, पैराइटल, ठीक ना, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल कंडाइल, टेम्पोरल, स्फेनोइड, इथमोइड, ठीक है ना, इथमोइड, नजल, ओमर, मैक्सिल्ला, मैंडिबल, क्लियर है। हाथ रख के गिनिएगा, बोलिएगा जो है मेरे साथ, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल कंडाइल, टेम्पोरल, स्फेनोइड, स्फेनोइड, इथमोइड, ठीक है ना, नजल, ओमर, ठीक है, मैक्सिल्ला, मैंडिबल, क्लियर है। तो आप ऐसे बोन गिन सकते हैं, ठीक है। और अंदर भी होती हैं जो हमारे दिखती नहीं है हमको, ठीक है ना। क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स 8 बोन से बना होता है, फेशियल 14 बोन से, प्लस 3 बोन कहाँ पर, ईयर ओसाइकल। ईयर ओसाइकल में कितनी बोन होती हैं बेटा, ईयर ओसाइकल बताइए, 3 + 3 यानी 6 बोन, ठीक है ना। एक यू शेप्ड बोन होती है, यू शेप्ड, जिसका नाम होता है हाइवाइड बोन। कौन सी बोन? हाइवाइड बोन यू शेप्ड होती है, यू शेप होती है हाइवाइड बोन, जो ईयर ओसाइकल में पाई जाती है 3 + 3 यानी 6। तो हम लोग अगर देखें बेटा 8 + 14, 8 + 14 + 6 + 1 = टोटल 29। कितनी हो जाएंगी बेटा, 8 क्रेनियम में, फेशियल में 14, ठीक है, 22 और 6 28 + 1 29। यानी हम लोग अगर स्कल की बात करिए पूरे एरिए की तो इसमें कितनी बोन होती हैं, 29 बोन होती हैं। एफ से फेस, एफ से 14, क्रेनियम में 8 होती हैं और 3 इस वाले ईयर में जो होती हैं उसका नाम कोई बता सकता है क्या? मिस, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। तो मेरा सवाल ये है, बताइए जो है मेरे ईयर में कितनी बोन, ये तो सब बता लेंगे। खैर जो है किसी के भी ईयर में पूछी जाए बेटा, चाहे महात्मा गांधी के, चाहे सोनिया गांधी के, सब में 3 बोन ही होंगी। ऐसा नहीं होगा कि उसमें कम होगी, आप लोग कम बता देते हैं, ये सवाल ऐसे बन चुके हैं। अब मैं आगे मूव करूं, इसके बाद क्या था बेटा, जल्दी बताओ। स्टर्नम था। स्टर्नम कहाँ पाई जाती है बेटा? वेंट्रेली पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? वेंट्रेली पाई जाती है, जो एक होती है, हो गया 30। ठीक, अब मैं बात करता हूं बेटा वर्टिब्रल कॉलम की। किसकी? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं बेटा, ये बने होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम सपोर्ट करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, हमारे हेड को सपोर्ट करता है। क्लियर है? अगर वर्टिब्रल कॉलम की हम लोग बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम में हम लोगों को दिखेगा 33। कितने वर्टिब्रल कॉलम होते हैं? 33। ठीक है ना?
जिसमें हम लोगों को दिखेगा सर्वाइकल जो होती हैं बेटा, सर्वाइकल 7 होती हैं। तो आप लोग बताइएगा थोरैसिक कितनी होती है, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिक्स, ठीक है ना। सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रल भी 5, कॉक्सिक्स 4, ठीक है ना। कितना हो गया बेटा, 12 + 7 19, 19 24 29 29 33, टोटल कितने हो गए 33। लेकिन वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं 26 होते हैं। ये कैसे, सैक्रल 5 सैक्रल एक साथ फ्यूज़ होके, 5 सैक्रल एक साथ फ्यूज़ होके, एक साथ ये फ्यूज़ होके एक बना देती हैं, यानी सैक्रल कितना हो जाता है फ्यूज़ होके 1। 4 कॉक्सिक्स फ्यूज़ होके हो जाती हैं बेटा 1। अब आप जोड़िए 12 + 7 19 + 24 26, क्लियर है। तो वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं 26 होते हैं, 33 दोनों याद रखिए आप, होते हैं 33। लेकिन ज्वाइन होने के बाद सैक्रल कितनी हो जाती है 1, कॉक्सिक्स 4 कॉक्सिक्स फ्यूज़ होके हो जाती है 1, तो टोटल 26 हो जाता है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर बात किया था बेटा कितने की, 29 + 1 हो गया था 30 और 26 ये कितने हो गए 6, 3 2 5 56, क्लियर है। अब हम लोग रिब्स की बात करते हैं। अब अगर हम लोग रिब्स में देखें, ये याद रखिएगा बेटा सब लोग, अगर हम लोग रिब्स की बात करें, रिब्स भी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन देती है जिसका नाम होता है लंग्स। लंग्स को प्रोटेक्शन देती है, 12 पेयर्स होती है। कितनी होती है बेटा 12 पेयर्स होती है, ठीक है ना। अब बताओ 12 पेयर्स है यानी टोटल है कितनी 24। अब बताइए 24 यहाँ अगर मैं लिख दूं तो कितना हो जाएगा 80, क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट वर्टिब्रा जो होता है बेटा एटलस होता है, ठीक है ना। क्या होता है एटलस, ठीक है। वहाँ पे जो जॉइंट होता है एटलस और एक्सिस के बीच में, हम लोग ये जॉइंट की बात बाद में कर लेंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक में कल हम जो पढ़ा देंगे। फर्स्ट वर्टिब्रा तो एटलस होता है, ठीक है। फर्स्ट टू 7th रिब्स जो होती हैं बेटा, ठीक इस तरीके से होती हैं। ये जो है स्टर्नम है कुछ इस तरह से, ये ज़ीफी स्टर्नम होता है। यहीं से रेक्टस एब्डोमिनिस निकलती है, नीचे की तरफ जाती है, ये मसल है। जो 6 पैक वाली मसल होती है बेटा ये रेक्टस एब्डोमिनिस होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होती है बेटा क्लेविकल अटैच होती है। कौन अटैच होती है, क्लेविकल। यहाँ से जो है सेकेंड रिब्स अटैच होती है। इस तरीके से अटैचमेंट होता है जो है रिब्स का, क्लियर है, देखते जाइएगा। तो फर्स्ट जो 7th रिब्स होती हैं वो अटैच होती हैं, अगर हम लोग वेंट्रली बात करें स्टर्नम से अटैच होती हैं, डॉर्सैली अगर हम लोग बात करें वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं फर्स्ट 7 रिब्स। इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो अटैचमेंट होता है वो अटैचमेंट कुछ इस तरह से होता है, आप देखते जाइएगा। ये मान लीजिए 7 हो गई, ये 7 जो है अटैच है, क्लियर है, बहुत अच्छे से देखिएगा। अब जो रिब्स आएंगी बेटा यानी 8 9 10 ये आके अटैच होंगी 7th रिब से। किससे अटैच होंगी 7th रिब से। किससे अटैच होंगी 7th रिब से। तो इसी को हम लोग 8 9 10 को हम लोग बोलते हैं फॉल्स रिब्स। क्या बोलते हैं हम लोग, फॉल्स रिब्स बोलते हैं। फॉल्स रिब्स आर आल्सो कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये याद रखिएगा फॉल्स रिब्स का दूसरा नाम क्या है, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। पिछली बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और 2 रिब्स जो होती हैं बेटा 11 और 12 ये होती हैं फ्लोटिंग। क्या होती हैं, फ्लोटिंग। ये पीछे बैक साइड में यानी डॉर्सली अटैच होती हैं वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रली ये किसी से अटैच नहीं होती हैं।
ये फ्लोट करती हैं। अब ये फ्लोट करती हैं, ये क्या करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं, तुम्हारी किडनी को भी प्रोटेक्ट कर लेती हैं, ठीक है ना, और स्पेस प्रोवाइड करती हैं तुम्हारे डायफ्राम को मूव करने के लिए। क्लियर है बेटा? बताओ फटाफट। 12 पेयर्स हो गई, फर्स्ट 7। अब फ्लोटिंग रिप्स कौन कौन सी होती हैं? 11 और 12 जो होती हैं फ्लोटिंग रिप्स होती हैं। क्लियर है? बताओ सब लोग फटाफट बताएं मुझे। फर्स्ट 7 रिप्स, 2 रिप्स, 8, 9, 10 फाल्स रिप्स, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिप्स बोलते हैं हम लोग। ये लोग हाइलिन कार्टिलेज से अटैच होती हैं। हाइलिन कार्टिलेज से अगर अटैच ना होती तो हमारे जब हम लोग इंस्पिरेशन करते तो ये जो जो इंस्पिरेशन के दौरान प्रेशर अंदर बढ़ता है तो वो मसल को स्ट्रेच ना होने देता। इसी वजह से हाइलिन कार्टिलेज नेचर ने बनाया था ताकि मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ईजिली हो जाए। बताओ भाई सारी बातें क्लियर है? खतरनाक आ रहा है मेरा लुक आज। बताओ भाई, आज इतना ही रखते हैं, जल्दी जल्दी बताओ अगर क्लियर है तो मैं आगे मूव करूं। अगला जो है टॉपिक बेटा हम कल पढ़ाएंगे आप लोगों को। आज इतना ही, ठीक है। थोड़ा सा लुक तो आज भयानक लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को हमने बहुत सारी चीज़ें दिखा दी अपने जो है खोपड़ी के ऊपर, ठीक। बाकी आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे से, ज़ोर और शोर के साथ। और बहुत कम लोग बच्चे आ रहे हैं जो ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। अगर बच्चे कम पढ़ेंगे तो बेटा हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, हम इसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेहनत की ये फ़ायदा नहीं। जब हमारे पास 100 स्टूडेंट हैं उसमें से सिर्फ 8-10 लोग ही लाइव लेक्चर देख रहे हैं तो फ़ायदा नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो अपना एफर्ट दिखाइए, आप लोग पढ़िए, आराम से मेहनत करिए जो है, और अच्छा महीना भी है, और पढ़ाई करिए अच्छे से। क्लियर है? तो इतना ही रखते हैं बेटा आज। और चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दुआ में ज़रूर याद रखिए, ठीक। ओके बाय।